नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है। पुणे में राहुल गांधी छात्रों की गूंज में लड़कियों के हक का मुद्दा उठाएंगे, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, लेकिन वह इस तरह लड़कियों के लिए समानता की बात करेंगे कि सदियों से चले आ रहे मनुवादी षड्यंत्र की पोल खुल जाएगी। इसकी कल्पना बीजेपी ने शायद नहीं की थी। पुणे में राहुल गांधी ने मंच से जो बातें कही, जिस तरह लड़कियों को बुलाकर उनकी रोजमर्रा की दिक्कतों की बात की, वो अद्भुत, अकल्पनीय, असाधारण और अभूतपूर्व था। आइए जरा देखिए यहां राहुल गांधी को, सुनिए जरा। Many times people ask me, what is India's biggest strength? And you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy. Somebody will say our military. Somebody will say our medical system. Somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. तो राहुल गांधी ने बता दिया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी 70 करोड़ अनूठी महिलाएं हैं। क्यों हैं? राहुल ने यह भी बताया कि महिलाएं स्वभाव से पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील, अधिक सौम्य, अधिक करुणामयी और भविष्य को लेकर अधिक दूरदर्शी होती हैं। आजाद भारत में आज से पहले कभी किसी नेता ने इस तरह लड़कियों को, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं कही, जैसी राहुल गांधी ने पुणे में कल कही। 1948 में, यहां इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की बात करने जा रहा हूं। 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 1 में सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं लिखा जाना था, तब भारत की तरफ से वहां मौजूद प्रख्यात समाज सुधारक हंसा मेहता ने इसका विरोध किया और उन्होंने इसे बदलकर सभी मनुष्य, वहां पुरुष की जगह मनुष्य, जी हां, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं करवाया। दुनिया ने ये समझा कि मानवाधिकार केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। लैंगिक बराबरी की जो बात 1948 में हंसा मेहता ने शुरू करवाई थी, पुणे में राहुल गांधी उसे ही आगे बढ़ाते हुए दिखे। जेनजी आंदोलन की काट तो बीजेपी अब तक ढूंढ नहीं पाई है, खोज नहीं पाई है, और अब राहुल गांधी ने महिलाओं के, लड़कियों के हक की आवाज पुणे से इस तरह उठाई कि बीजेपी के तमाम नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। आज सुबह से देख लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, प्रहलाद जोशी, निशिकांत दुबे, बांसुरी स्वराज जैसे सारे नेता एक ही बात कहे जा रहे हैं कि अगर महिला सशक्तिकरण की इतनी ही फिक्र राहुल गांधी को है तो महिला आरक्षण विधेयक का विरोध राहुल गांधी ने क्यों किया। इन नेताओं पर अब तरस ही आता है दोस्तों, तरस ही किया जा सकता है कि इन्हें बीजेपी ने घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने के लिए सामने खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब परिसीमन कराने के लिए बीजेपी ने महिला आरक्षण की आड़ ली थी, तभी कांग्रेस ने कहा था कि 2023 में, जी हां 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित कराने में कांग्रेस पार्टी ने आपका बहुत बड़ा योगदान दे दिया है, यानी आपका साथ दिया कांग्रेस पार्टी ने 2023 में और उसे पारित करवाया। उस बिल पर हमारी पूरी सहमति है, यानी कांग्रेस की पूरी सहमति है। आप उसी पारित बिल को कानून क्यों नहीं बनाते हैं?
बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी और अमित शाह खुद तो राहुल गांधी के सामने नहीं आ रहे और अपने नेताओं को प्यादों की तरह आगे कर रहे हैं। राहुल पर यह कहकर भी हमला किया जा रहा है कि पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की कुचलने की बात वो करते हैं, लेकिन अपनी मां की सीट पर खुद खड़े होते हैं, बहन प्रियंका को खड़ा नहीं किया। ऐसी बातों पर अब पवन खेड़ा ने जो जवाब दिया है उससे नितिन नबीन की कुर्सी ही खतरे में पड़ गई है। आइए जरा पवन खेड़ा के इस वक्तव्य को देखिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि यह बात कि बीजेपी और आरएसएस को यहां पर कह रहे हैं दो बेहद वफादार भाई बहनों के बीच दरार पैदा करनी पड़ती है और प्रियंका जी की मदद के लिए आगे आने का दिखावा करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि उन्हें भाई बहन होने का मतलब ही नहीं पता। विपक्ष के बारे में उनकी इंटेलिजेंस जानकारी बहुत ही खराब और हास्यास्पद है। तीसरे नंबर पर कहते हैं कि वे इस गलतफहमी में हैं कि प्रियंका जी कोई अबला नारी हैं जिन्हें बचाने की जरूरत है। चौथे नंबर पर कहते हैं वे अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए बेमतलब की चीजों का सहारा ले रहे हैं। हमें जेंडर इक्वालिटी यानी स्त्री पुरुष समानता पर लेक्चर देने से पहले याद रखें, कांग्रेस ने भारत को पहली महिला राष्ट्रपति और पहली महिला प्रधानमंत्री दी। कांग्रेस में 5 महिला अध्यक्ष भी रहीं। बीजेपी और आरएसएस में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रहीं। तो बीजेपी और आरएसएस आप नितिन नवीन और डॉक्टर मोहन भागवत की जगह, इन चारों की जगह महिलाओं को कब ला रहे हैं? बीजेपी अगर कांग्रेस पर या गांधी परिवार पर एक उंगली उठाएगी तो बाकी की 3 उंगलियां उसकी तरफ उठेंगी। ये बात मोदी और शाह समझते हैं, फिर भी गांधी परिवार पर हमले नहीं रोकते, क्योंकि उनकी राजनीति शायद इसीलिए प्रासंगिक बनी हुई है दोस्तों कि उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधा। लेकिन जनता भी अब देख रही है कि बीजेपी की असलियत क्या है। पिछले 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आधी आबादी के हक की आवाज विपक्ष के नेता को उठानी पड़े और उसका विरोध बीजेपी करे तो समझना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है कि देश में किस तरह के दिन नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। जी हां, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये क्या यही अच्छे दिन हैं? वैसे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता तो संभाल ली, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तभी खड़ी हो गई थी जब विपक्ष ने राहुल गांधी को लोकसभा में अपना नेता बनाया था, यानी नेता प्रतिपक्ष चुना था। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि वो जनता की आवाज बनेंगे और संसद में उनके मुद्दों को उठाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी को तब से रोकने की कोशिश और तेज कर दी। संसद के सत्र किस तरह बार बार बाधित होकर खत्म हो रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण मानसून सत्र में हमने देखा ही है, जहां मोदी और अमित शाह दोनों सदन में आए ही नहीं, केवल आखिरी दिन वंदे मातरम सुनने के लिए आए। 3 मिनट खड़े रहे, चले गए। अभी भी बीजेपी कांग्रेस को वंदे मातरम पूरा न गाने पर घेर रही है, मगर उसके नेता राष्ट्रगान का अपमान कैसे करते हैं यह जरा देख लीजिए। वंदे मातरम राष्ट्रगीत, लेकिन राष्ट्रगान, इसका अपमान इस देश का अपमान है। क्या इसे एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? देखिए जरा, सुनिए जरा। देख लिया आपने। इसको शेयर करते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने जो कुछ लिखा है वो आपके सामने लाता हूं। कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड तक नहीं रुक पाए। राष्ट्रगान होता रहा और वो उसके पूरा होने से पहले ही चलते बने। यह हमारे राष्ट्रगान का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता की इस घटिया हरकत से हिंदुस्तान की संप्रभुता, इतिहास और संस्कृति के प्रतीक राष्ट्रगान का सम्मान करने वाला हर देशवासी आहत है, गुस्से में है। इस अपराध के लिए सतीश महाना, नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने माफी की मांग तो कर दी है, लेकिन ऐसे मोदी माफी मांगने लगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी दोस्तों। सुनाऊं क्या? कुछ लिस्ट बताता हूं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, शाहीन बाग आंदोलन, किसान आंदोलन और जंतर मंतर आंदोलन, न जाने कितनी बार नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी।
मोदी माफी नहीं मांग रहे, लेकिन वक्त और जज्बात बदलता देखकर रणनीति जरूर वो बदल रहे हैं। जैसे अभी बीजेपी ने नई टीम बनाई है और तय किया है। इस नई टीम ने क्या तय किया? कल ही इनकी बैठक हुई, बीजेपी की नई टीम, जिसमें स्मृति ईरानी भी आ गई हैं। और इस नई टीम ने यह तय किया कि अब वो जेन जी से जुड़ेगी। लेकिन इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बीजेपी की असलियत सामने ला दी है। दरअसल बीजेपी की टीम में जेन जी से जुड़ने का जिम्मा नितिन नवीन और स्मृति ईरानी जैसे नेताओं पर दिया गया है। तो सौरभ दास ने लिखा है, जेन जी, जी हां, जेन जी तक पहुंचने के लिए बीजेपी का फैसला बहुत बढ़िया है। हाल ही में नितिन नवीन ने युवा पीढ़ी को वायरस और कॉकरोच कहा और प्रदर्शनकारियों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया। और स्मृति ईरानी, खैर बस गूगल करके देख लीजिए कि 2016 में, यानी 2 साल के अंदर ही उन्हें शिक्षा मंत्रालय से क्यों हटा दिया गया था। रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को जिस तरह से उन्होंने संभाला, सरकारी विश्वविद्यालयों को जिस तरह कमजोर किया और येल यूनिवर्सिटी से उनकी अपनी संदिग्ध डिग्री, ये सब उन्हें हम युवाओं को उपदेश देने का बहुत बड़ा नैतिक अधिकार देते हैं। जेनजी चेहरों की शानदार टीम के लिए बीजेपी को 3 तालियां, यहां कह रहे हैं सौरभ दास। मतलब बीजेपी जेनजी से जुड़ने की कोशिश से पहले ही फेल नजर आ रही है। उसका मजाक उड़ना शुरू हो गया है बीजेपी का। तो दोस्तों, यहां किस तरह राहुल से बीजेपी डरी हुई है, किस तरह राहुल ने बीजेपी को फंसा दिया है और किस तरह राहुल का यहां धमाकेदार गेम प्लान है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मोदी की कुर्सी पर बड़ा यहां पर जो सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी की कुर्सी आखिर खतरे में क्यों है। बड़ा खतरा अब मंडराने लगा है नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे 4 वरिष्ठ साथी। देखिए, प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, इस कार्यक्रम में जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वामी जी, कल का कार्यक्रम आपने देखा होगा, राहुल गांधी का कार्यक्रम। हजारों की संख्या में, लगभग 1.5 लाख लड़कियां थीं। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं भीड़ इतनी थी, वहां पे इतनी भीड़ थी। आप देख लीजिए, तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, बाहर तक ड्रोन इमेज भी, सब भी देखिए। तो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर आपका वक्तव्य क्या है, आपका विश्लेषण? और दूसरा, इसके साथ में आखिर आज सुबह से कईयों के नाम मैंने गिना दिए जो प्यादों की तरह बाहर आए हैं राजा को बचाने के लिए, मंत्री को बचाने के लिए, वो क्यों परेशान हो गए हैं? देखिए राजीव जी, मैं जब भी कोई भीड़ देखता हूं तो भीड़ की संख्या से ज्यादा मैं ये देखता हूं कि भीड़ का रिएक्शन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। देखिए, पुणे की मीटिंग में एक चीज मुझे सही में इतनी ज्यादा खुशी हुई, और इतनी ज्यादा खुशी हुई, मैंने देखा कि लड़कियां जो नीचे थीं, जो मंच पे नहीं थीं, और जिस तरह से मुट्ठियां बांध के और दिल के कोने से बड़ी आवाज में राहुल गांधी की बात कर रही थी, और जो राहुल गांधी ने बच्चों को अपने साथ जोड़ा है उसकी बात कर रही थी, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, जिस प्रकार से जो मंच के ऊपर लड़कियां आई, कैसी उन्होंने व्यथा बताई, अब ये तो कोई लड़की ही समझ सकती है, बेटी ही समझ सकती है, लेकिन मुझे आशा है कि देश के लड़के जो हैं, जो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देते हैं कि लड़की कह रही है खाली बस है तो हमें डर लगता है, ज्यादा बड़ी हुई बस है तो हमें डर लगता है, घुसने से पहले डर लगता है। माने हमारे देश की बच्चियां किस प्रकार के डर में जीवन अपना व्यतीत करती हैं, ये अनुभव उस समय हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए राहुल गांधी ने किस प्रकार से सीधे आपकी मनुस्मृति पे अटैक किया, बताया कि मनुस्मृति क्या चाहती है। और आपको राजीव जी पता ही होगा, चीन में भी ये प्रथा लागू थी और चीन इसलिए उन्नति नहीं कर पा रहा था। माओ से तुंग के आने के पहले वहां स्थिति ये थी कि महिलाओं को इतना छोटा करके समझा जाता था कि जो अमीर घर की औरतें थीं उनके पैर में लोहे के जूते पहना दिए जाते थे। कारण ये कि उनके पैर न बढ़ पाए और उनको 2 औरतें लेके चलती थी, महिलाओं का इस प्रकार से शोषण होता था। माओ से तुंग ने महिलाओं को उन्मुक्त करा दिया और आज के देखिए तारीख में 18%
वर्ल्ड की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन चीन में है, क्योंकि महिलाएं कंट्रीब्यूशन कर रही हैं पुरुषों के साथ। हमारे देश के अंदर जो मनुस्मृति चाहती है, जो आरएसएस चाहती है, महिलाओं को दबा के रखना, केवल उनसे रोटी बिलवाना, उनसे बर्तन मंजवाना और झाड़ू पोछा करवाना, ये हमारे देश की जो एस्पिरेशनल क्लास है जो 50% है। और आपने ये भी देखा कि अगर स्वर्ण पदक आप देखिए, कुश्ती में हो, बॉक्सिंग में हो, तीरंदाजी में हो, कहीं भी देखिए तो लड़कियां जीतती हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां जीतती हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी प्रतिभाओं को जिस प्रकार से दबाया गया। तो मैंने तो देखिए केवल 1.5 लाख की भीड़ राजीव जी नहीं देखी, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, और बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा ये वो भीड़ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में होती है कि लाखों लोग होते जरूर हैं, लेकिन कोई हाथ उठता दिखाई नहीं पड़ता, कोई नारा लगाता दिखाई नहीं पड़ता। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता कहता है कि ताली बजाओ और मोदी मोदी करो, तो वो मोदी मोदी होता है। यहां स्वतः स्फूर्त बच्चों द्वारा जिस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे वो आपने देखे। अब देखिए मुद्दा क्या है कि आज के तारीख में आपने देखा अभिजीत दीपिका के खिलाफ एफआईआर हो गई। जो सीजेपी के साथ वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वादे खोखले निकले, वादे पूरे नहीं हुए। और राहुल गांधी ने, क्योंकि देखिए मानी बात है कि 20 तारीख को जिनको चोटें लगी और जिनको घाव हुए, जिनको पैलेट गन लगी, सीजेपी वाले उनको तो लेके कहीं कोई संघर्ष करते दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो अपनी अलग अलग नई मुहिम में चल दिए। राहुल गांधी भाई 20 तारीख को जिनकी केसेस हो गए हैं, जिनके ऊपर, और जिनके ऊपर आपने पैलेट गन दाने हैं, कम से कम उनकी पुरसा हाल कोई तो होना चाहिए। तो राहुल गांधी उसको दिखा रहे हैं कि केवल आंदोलन को खड़ा करना एक मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आंदोलन में जो लोग ने आपका साथ दिया है उनका साथ भी आपको देना है। तो राहुल गांधी वहां भी एक बड़ी चीज। अच्छा, फिर आपने जैसे बताया कि स्मृति ईरानी और ये नितिन नवीन, ये जेनजी और जेन अल्फा से संपर्क चाह रहे हैं। अब देखिए मानी बात है राजीव जी, आप खुद सोचिए भाई, जेनजी और जेन अल्फा तो अपने आप ही शांत हो जाएगा, अपने आप ही कन्विंस हो जाएगा कि आपकी इंटेंशन सही है। अगर आप स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर देंगे, अगर आप शिक्षण व्यवस्था ठीक कर देंगे, हर स्कूल के अंदर क्लास में टीचर आएगा, पढ़ाएगा और टीचर वहां पे रहेगा, पानी की व्यवस्था होगी, वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था होगी और पंखे चलेंगे, प्लेग्राउंड्स होंगे, उनको खेल का सामान मिलेगा, बच्चे अपने आप ही ऐप से कनेक्ट हो जाएंगे। अरे बच्चे भाषण से तो कन्विंस होने वाले नहीं है, बच्चों को तो चाहिए। अच्छा, फिर बच्चों को चाहिए रोजगार। अब पढ़ लिख लिए बच्चे, उसके बाद आप उनको रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि हर चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हर चीज को आप अडानी जी को दे रहे हैं। तो देखिए सीधी सीधी बात है, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एक जो सिद्धांत है वो ये है कि एवरीबडी शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम द एग्रीमेंट। म्यूचुअली बेनिफिशियल चीज होनी चाहिए। आपका भाषण सुनने बच्चे आपके पास नहीं आएंगे। राहुल गांधी को सुनने इसलिए आए थे बच्चे, उन्हें लग रहा था कि आदमी, जब हम पीड़ित हैं, जब हमको शिक्षण व्यवस्था नहीं मिल रही है, जब हमारे एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं होते हैं, जब पेपर लीक होते हैं, उस समय ये आदमी 1000 किलोमीटर दूर से चल के हमारे से बात करने आया। लेकिन अगर आप उनसे संवाद करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखने नहीं आया है, वो अपने मतलब की बात सुनने आया है, अपने जो उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस कराने के लिए सुनने आया है। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके लिए कोई रोड मैप नहीं होगा। राजीव जी, किसी भी गोदी मीडिया के चैनल में आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को शिक्षा पे, रोजगार पे और चिकित्सा व्यवस्था पे बात करते नहीं देखा होगा। केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के बारे में बात करते सुना होगा। लेकिन बच्चों को केवल अपने इश्यूज से मतलब है, और अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है जेनजी जनरफा से, राहुल गांधी क्योंकि वो कर रहे हैं इसलिए बच्चे उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे 15-15 साल के बच्चों को अपनी कम्युनिकेशन टीम में लगा दे, जब तक उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं करेगा कोई उन्हें नहीं सुनेगा। जी प्रशांत जी, कल से लेकर आज तक बहुत हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी का क्या ये धमाकेदार गेम प्लान नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी कुर्सी के लिए, उनकी कुर्सी पर खतरे मंडराते हुए खतरे को और ताज़ा करता है? देखिए, चीजें किस तरह से बदल रही हैं, बदल चुकी हैं, वो ये कि पिछले 1.5-2 साल पहले तक, यानी 2024 के चुनाव तक, बीजेपी कंट्रोल करती थी पॉलिटिकल एजेंडा, और अपोजिशन के पास कोई रास्ता नहीं बचता था, उनके पास कोई आइडियाज नहीं थे। आइडियाज आने शुरू हुए भारत जोड़ो यात्रा से, और अब स्थिति ये है कि जो स्थिति अपोजिशन की थी वो स्थिति अब मोदी जी की है।
कि अब मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है या बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की ये जो नई पॉलिटिक्स है, इसको इसका जवाब कैसे दें। कभी वो किसी ग्रुप से मिलते हैं, महिलाओं की मैं बात करूंगा, महिलाओं पे कल भी हम लोगों ने डिटेल चर्चा की है। महिलाओं से इंगेज करते हैं और बिल्कुल अलग ढंग से इंगेज करते हैं। कभी वो प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने बैठ जाते हैं, कभी वो पुलिस थाने में बैठ जाते हैं और एफआईआर लेके जाते हैं। तो ये जो हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी को कि रिस्पॉन्ड कैसे करें, क्योंकि उनके पास जो औजार थे, जो टूल्स थे, जो उनके हथियार थे, उसमें गोदी मीडिया और हिंदू मुसलमान था। वो बेकार हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ से राहुल गांधी की नई यात्रा शुरू होती है। कल जो पुणे में हुआ है वो ऐतिहासिक इस ढंग से है कि अपने तरीके का पहला इंगेजमेंट है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट है, जो महिलाओं से हुआ और शिक्षित महिलाओं से हुआ। शिक्षित महिलाएं, छात्र महिलाएं, युवा, और सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी आप बीती सुनाई। लोग रिलेट कर सकते हैं उसको, अपने आप को। यहाँ से देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी को सारी महिलाएं वोट देने जा रही हैं, लेकिन एक प्रोसेस की शुरुआत हो गई। और कल जो हुआ है, जो जंतर मंतर का आप याद कीजिए, जेनजी आंदोलन को याद कीजिए, तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो रोल मॉडल्स निकले, जो लीडर्स निकले, वो लड़कियां निकली। चाहे वो रिया यादव मुंबई की निकली हो, जिन्होंने पुलिस की वैन को रोक के 20 लोगों को छुड़ाया, या यहाँ पे नेहा बोरा हैं, या दिल्ली में जिन लड़कियों ने ढपली बजा के गाना गा दिया, 56 इंच का छोटा बंदर। तो ये जो लड़कियों का एक लंबा सिलसिला निकला है जंतर मंतर आंदोलन से, वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये जो पुणे में हुआ है, ये उसको एम्पलीफाई करेगा और ज्यादा एम्पलीफाई करेगा। एक बात। दूसरी कि महिलाओं के मुद्दे और खासकर शिक्षा के मुद्दे, ये जो राहुल गांधी का वीडियो चल रहा है, उसमें एक आपको बारकोड दिख रहा है नीचे। ये बारकोड शिक्षा के आंदोलन का बारकोड है, जिससे लोग जुड़ गए हैं। तो शिक्षा का मुद्दा जो है वो अब केंद्रीय मुद्दा है, और ये बीजेपी की कमजोरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि पेपर लीक नरेंद्र मोदी नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने पहले एयरफोर्स लगाया, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। अब सीआईएसएफ लगाया, पेपर लीक फिर भी होंगे, क्योंकि वो दरवाजे से कहीं नहीं जा रहा है बक्से में पेपर तो इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जा रहा है ना, लीक जो हो रहा है। और वो एक बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल को नरेंद्र मोदी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो पेपर लीक होंगे, छात्रों को गुस्सा होगा, उसको वो नहीं रोक पाएंगे कुछ भी। उनका अप्रोच गलत है। राहुल गांधी कई बार इस बारे में कह चुके हैं। एक आखिरी बात इस राउंड में कि देखिए, महिला की कंस्टिट्यूंसी नीतीश कुमार ने बनाई, जिसको हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हाँ, उन्होंने बनाई, बाइसिकल बांटी, उन्होंने शराबबंदी की, और शराबबंदी करके मैसेज दिया कि घर को तुम्हारे जो बर्बाद करने वाला आदमी है वो शराबी पति है। और ये मैसेज उनका गया समाज में, उनको समर्थन, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी उनकी बनी। राहुल गांधी यही काम दूसरे ढंग से कर रहे हैं, वो एम्पावर्ड ढंग से कर रहे हैं, वो सावित्रीबाई फुले के रास्ते से कर रहे हैं। और ये एक बड़ा रास्ता है जो कि एक बड़ी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी बनेगी। इस पे कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। कांग्रेस ने एक पहल की थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछली बार, अगर आपको याद ही होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन लड़की हूं लड़ सकती कैंपेन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग वो नहीं थे जैसी कि राहुल गांधी की सोच है। इस पे कांग्रेस को काम करना पड़ेगा कि भविष्य में इस तरीके के प्रोग्राम जमीन पे भी आ पाए और ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो। इस पे कांग्रेस के नेताओं को काम करना है। जी राजीव जी, यहाँ दो बातें जो आपने 2 पॉइंट रखी है, मैं थोड़ा उसमें जोड़ना चाह रहा हूँ प्रशांत जी, शायद आप सहमत होंगे। शराबबंदी बिहार में पहली बार नहीं हुई, शराबबंदी इस देश में पहली बार नहीं हुई है, शराबबंदी गुजरात में पहले से है। एक चीज। दूसरी चीज,
महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप महिलाओं के को कुछ पैसे बांट दे रहे हैं, चाहे 10,000 रुपये, चाहे 2,000 रुपये, लाडली बहन कह के या कुछ और कह के आप महिला सशक्तिकरण इस ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप उनको पैसा देकर और लेकिन आप उनका हक, उनका अधिकार जो है वो नहीं दे रहे हैं। यहां राहुल गांधी सशक्तिकरण का मतलब बता रहे हैं। सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ पैसे आप दे दीजिए। छत्तीसगढ़ में आपने पैसे बांटे, आपने मध्य प्रदेश में पैसे बांटे, आपने बिहार में पैसे बांटे, आपने महाराष्ट्र में पैसे बांटे, आप अब ऐसा बना लिया है आपने कि हर राज्य में चुनाव से पहले आप पैसे बांट रहे हैं। क्या यही सशक्तिकरण है महिलाओं का? लेकिन राहुल गांधी उससे बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी क्या किया? नीतीश कुमार ने भी यही किया। या रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया, या नीतीश कुमार ने, इन लोगों ने क्या किया? साइकिल दे दिए लड़कियों को, स्कूल तक जाओ। लेकिन उनको सशक्त कैसे करें, समाज को कैसे बदलें? समाज में पुरुष प्रधान जो समाज है और उस समाज में महिला की का भी स्थान है, इसको कैसे बदला जाए, ये कल राहुल गांधी ने दिखाया है जब मनुस्मृति को वहां पर दिखाया। और जब एक महिला पहले बेटी होती है, फिर पत्नी होती है, फिर मां होती है, ये जो 3 पॉइंट देकर आदर्श नारी, ये वही आदर्श नारी की पहचान, पहले बेटी, फिर पत्नी, फिर पति, फिर मां। और मां, अगर मां का पति मर गया तो बेटा के हवाले, यानी उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। और ये पहचान दिलाने की जरूरत है, यही बात राहुल गांधी कर रहे थे। इसलिए मैं थोड़ा सा सर्टिफिकेट हम नीतीश बाबू को नहीं दे सकते कि उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने एक कंस्टिट्यूंसी बनाई कम्युनिकेशन पैदा करके। जो राहुल गांधी का रास्ता है निश्चित तौर पे वो थोड़ा सा विचार उसमें ज्यादा है, विचारों वाला रास्ता है, वो मुश्किल रास्ता है। इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने रास्ता पकड़ा सावित्रीबाई फुले के रास्ते से जी। तो इसको अब कांग्रेस को जमीन पे लाना है, एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप? और यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, राहुल गांधी महिलाओं और लोगों ने, देखिए ये कोई 8 मार्च का दिन तो था नहीं, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है, महिलाओं को इकट्ठा करना है, रस्म अदायगी करनी है, ये भी नहीं था। ये अभी कोई ऐसा समय नहीं था कि महिलाओं को इकट्ठा किया जाए। लेकिन जब कोटा से शुरुआत जिस छात्रों की गूंज की हुई हो, उसमें आप देखिए कैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कोटा में बात करते हैं राहुल गांधी पेपर लीक की, देहरादून पहुंचते हैं तो उस पेपर लीक के बाद उसका परिणाम क्या होता है, एक बाप को लाकर खड़े कर देते हैं जिसकी बेटी ने आत्महत्या की थी। अब जब वहां से आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं, तो फिर कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है इन सब के कारण, वो दिखाते हैं राहुल गांधी। ये तीनों कार्यक्रम अलग अलग। उसके बाद चौथा कार्यक्रम आइए, चौथा कार्यक्रम पुणे का कार्यक्रम, जो बिल्कुल तहलका मचा देता है, जो ये बताता है कि समाज में सबसे पहले अगर बराबरी नहीं मिलेगी तो ये समाज बराबर नहीं चलेगा। समाज में ऊपर नीचे, ऊंच नीच, भेदभाव बना रहेगा। 70 करोड़ महिलाएं हैं, 70 करोड़ पुरुष हैं, बराबरी लगभग, तो इनको भी हक बराबरी का होना चाहिए। शुरुआत यहीं से राहुल गांधी, 70 करोड़ यूनिक जर्नी जो राहुल गांधी लिख रहे हैं, कह रहे हैं, यहीं से। तो जरा यहां से, ये तो उनकी व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन सवाल आपके सामने ये है कि क्या यहां पर राहुल गांधी ने बुरी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को, उनके कुनबे को फंसा दिया है? देवेंद्र फडणवीस को सुन लीजिए, आप सुन लीजिए स्मृति ईरानी को, आप सुन लीजिए नितिन नबीन को, आप तमाम गिरिराज सिंह को, सब निकल आए हैं, सुबह से सबके बयान आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही प्रेम कुमार जी की, अनम्यूट कीजिए प्रेम कुमार जी, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। आप जुड़िए, दोबारा जुड़िए। खैर, अमलेंदु जी सुन चुके हैं आप ये तमाम बातें। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए एक तो राहुल गांधी ने जो किया है कल वहां से पुणे से, ये राजीव जी सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं, महिला सशक्तिकरण मुझे लगता है काफी छोटी चीज है। ये जेंडर इक्वलिटी और एक तरीके से कहा जाए कि जो बहुत से घेटों हैं उनको तोड़ने का उनका एक प्रयास है।
और आज के समय में किसी भी राजनीतिक दल में ये ताकत नहीं है, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टियों में भी इस तरीके की ताकत नहीं है कि वो भी जो है इस तरीके से जाकर और बात करें महिला उत्थान की, इस तरीके की, और पैट्रियार्की मतलब पितृ सत्ता को समाप्त करने की और पितृ सत्ता समाप्त करो ये नारा देने की। तो ये ताकत राजीव जी अगर राहुल गांधी के अंदर आ रही है तो इसका दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और इसके आगे चल के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये रिस्क उठाया है कि हमको पितृ सत्ता को ध्वस्त करना है। महत्वपूर्ण बात यहाँ राजीव जी है कि पितृ सत्ता बहुत सारे जो एक तरीके से कहा जाए कि जो अत्याचार हैं उनकी जननी है और उनके अत्याचारों को संरक्षण भी देती है। तो इसलिए राहुल गांधी जिस पितृ सत्ता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और मनुस्मृति से जिसको जोड़ रहे हैं, तो ये पितृ सत्ता राजीव जी तो केवल मनुस्मृति तक सीमित नहीं है। सभी धर्मों के अंदर पितृ सत्ता की बातें हैं, तमाम समाजों में पितृ सत्ता की बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ मातृ सत्ता भी है। हमारे यहाँ बहुत से आदिवासी समाज है जहाँ मातृ सत्ता भी है, तो ये भी है। लेकिन जो पितृ सत्तात्मक समाज है वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं उस मामले में, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे किसी जाति के हों और चाहे किसी दल के लोग हों, वो एक ही तरीके का व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं। तो राहुल गांधी यहाँ से जो बात कर रहे हैं राजीव जी, वो पितृ सत्ता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात तो जो है वो 30% आरक्षण और 33% आरक्षण शराबबंदी इसके जरिए भी की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण जो है महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दे देता, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दे देता। 70 करोड़ आबादी जिसकी राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उस 70 करोड़ आबादी में सभी जाति धर्म और की स्त्रियां शामिल हैं। तो सबके वो उत्थान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और स्त्री का जो अधिकार है, बराबरी का जो अधिकार है, उसको दिलाने की बात कर रहे हैं। इस तरीके का राजीव जी रिस्क जो है अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने और किसी भी नेता ने उठाने की जहमत नहीं उठाई है। स्त्रियों को सब उनके अधिकार मिल जाए, उनको ट्रेन में टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाए, ये सारी बातें होती नहीं है। हंसा मेहता का जो आपने जिक्र किया राजीव जी, उसको आप एक मील का पत्थर मान सकते हैं कि सभी मनुष्य जो हैं वो मानवाधिकार के अधिकारी हैं। जो बात वहां से शुरू हुई थी, तो वहीं से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पितृ सत्ता के खिलाफ लड़ाई का आगाज हो गया था। लेकिन राहुल गांधी जिस पितृ सत्ता के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं राजीव जी, वो सिर्फ भारत में नहीं मुझे लगता है कि बल्कि पूरे तरीके से खासतौर से ये जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, पूरे उसकी समस्या है। तो राहुल गांधी जो यहाँ से संबोधित कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का ये संबोधन कोई पॉलिटिकल एजेंडा, सिर्फ चुनाव जीतने का एजेंडा नहीं है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। शराबबंदी का एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा है, चुनाव जीतने का एजेंडा है। साइकिल देने का एजेंडा चुनाव जीतने का एजेंडा है। लक्ष्मी भंडार योजना और कौन कौन सी योजनाएं जो हैं, लाल की बहना योजना, ये सब चुनाव जीतने के हथकंडे हैं। ये लड़कियों को या महिलाओं को मजबूत बनाने के, उनके बराबरी का अधिकार देने के, उनकी समस्याएं हल करने के नहीं है। तो ये राजीव जी एक बड़ी पहल राहुल गांधी की तरफ से है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो कितना इससे सहमत होते हैं और कितना इस मसले को आगे जाकर ले जा सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां वहां राजीव जी उपस्थित थीं और उनके अंदर जिस तरीके से जोश था, हमारे इकराज ने भी जब वहां से बातचीत की कई लड़कियों से वहां से निकलने के बाद, और जिस तरीके के वहां से विजुअल्स आ रहे थे, वो सब ये बता रहे थे कि राहुल गांधी ने एक लॉ जो है वो लड़कियों में जगह दी है। खास तौर से जो जैन जी और जैन अल्फा हैं, उनके अंदर ये एक लॉ राहुल गांधी ने जगा दी है कि इस पितृ सत्ता को तोड़ना है। चूंकि लड़कियों की तमाम समस्याओं की जड़ ये पितृ सत्ता है, और ये पितृ सत्ता अगर मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग राजीव जी अगर आज बात कर रहे हैं, कोई बता रहा है मनुस्मृति क्या है, कोई बता रहा है कि सशक्तिकरण क्या है, कोई बता रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली की से नहीं लड़ सकती हैं, सोनिया गांधी की सीट से नहीं लड़ सकती हैं, यानी ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो राहुल गांधी ने कहा उसके खिलाफ ये खड़े होकर दिखा रहे हैं कि हम पितृ सत्ता के समर्थन में खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि वो पितृ सत्ता के समर्थन में खड़ी है और पितृ सत्ता की अगर वो हिमायती है, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं रुक सकते, लड़कियों के कामकाज के स्थल जो हैं वहां उनका शोषण नहीं रुक सकता, बसों में उनका शोषण नहीं रुक सकता, सड़कों पर उनका शोषण नहीं रुक सकता, परिवार में उनका शोषण नहीं रुक सकता। ये सारी बातें हैं राहुल गांधी ने कल बहुत तरीके से डेटा के साथ बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने राजीव जी कल समझाई हैं। और मुझे लगता है कि खासतौर से जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो चाहे किसी जाति धर्म समाज की हों, उनके अंदर एक बात पहुंची है कि एक व्यक्ति जो है वो तमाम रिस्क उठाकर आज बात कर रहा है कि लड़कियों को आज़ादी चाहिए, उनको उनका अधिकार चाहिए,
बराबरी का उनका अधिकार उनको चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, और ये तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि पितृ सत्ता रहेगी। आपको याद होगा राजीव जी की यहाँ जब ट्विटर हुआ करता था तो उसके यहाँ एक सीईओ थे चौक जोरसी, और वो पितृ सत्ता के खिलाफ कुछ यहाँ नारे वारे लगे थे, उन्होंने उनको शेयर कर दिया था, नौकरी छोड़नी पड़ गई थी, माफी मांगनी पड़ गई थी। तो ये परिस्थितियां हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में राहुल गांधी अगर मनुस्मृति पर हमला कर रहे हैं, मोहन भागवत का बयान सुनवा रहे हैं कि रेप भारत में नहीं होते हैं, इंडिया में होते हैं, इनका नरेंद्र मोदी का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनवा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर का सुनवा रहे हैं, छोटे कपड़े पहनने का सब सुनवा रहे हैं, इसका मतलब कि राहुल गांधी सिर्फ कोई बीजेपी के खिलाफ एजेंडा लेकर नहीं आए हैं। राहुल गांधी उस मानसिकता के खिलाफ एजेंडा लेकर आए हैं जिसके हिमायत में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और उस मानसिकता को पुष्ट करना चाहती है। हमारी आज़ादी राजीव जी तब तक अधूरी है जब तक कि 70 करोड़ महिलाएं जो हैं उनकी आज़ादी नहीं होती है, और उनके बंधन अगर नहीं टूटते हैं तो हमारी आज़ादी अधूरी है। ये बात राहुल गांधी एक तरीके से बता रहे हैं। तो भारत की आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और जो एक लंबे बलिदान हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनके बलिदान के बाद मिली थी, वो आज़ादी तब पूरी होगी जब ये 70 करोड़ आबादी जो है इसको भी इसके हक मिलेंगे, इसके अधिकार मिलेंगे, और इसके ऊपर जो एक दबाव है प्रतिष्ठा का वो समाप्त होगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है बहुत बड़ा कदम है, और ये रिस्क लेने की क्षमता राहुल गांधी में ही दिखाई पड़ती है समकालीन राजनीतिक में। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क नहीं है ये राहुल गांधी के लिए रिस्क नहीं कहा जाएगा। ये साफ साफ है, राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट कदम आगे बढ़ाया है, ये कह सकते हैं। और पितृसत्तात्मक समाज की बात हो रही है, ये ज़रूर पितृसत्तात्मक समाज है। और लेकिन जो लोग उंगली उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वहाँ से क्यों नहीं लड़ी, मैं शुरुआत में भी कह चुका हूँ। प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ, आवाज़ आ रही है प्रेम कुमार जी? प्रेम कुमार जी की आवाज़ आ रही है? आवाज़ हाँ अब आ रही जी बिल्कुल। तो देखिए राजीव जी, आपने जो बात कही वहीं से हम बात को उठाते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। हम किसी भी क्षेत्र में देखें तो जब कोई नया प्रयोग होता है तभी स्थिति बदलती। अगर युद्ध का इतिहास लें तो किसी समय बारूद आया तो युद्ध की परिणति अलग किस्म से हुई, जब पिस्तौल और बंदूक आया तो युद्ध की परिणति अलग तरीके से हुई, तलवार का जमाना चला गया। और जब नरेंद्र मोदी आए थे तो झूठ आया था, झूठे सपने, झूठा भ्रष्टाचार, झूठी बातें, झूठा राष्ट्रवाद, तमाम एक झूठ आया था। लेकिन फिर भी वो नवाचार ही था, राजनीति में झूठ बोलने का नवाचार, विश्वास के साथ आंदोलन करना झूठी बातों को लेके, वो एक दौर था। अब राहुल गांधी जो लेकर आ रहे हैं वो एक तरह से पूरे पानी बदलने का काम जो है वो कर रहे हैं। वो क्या है कि संवाद करना। हम एक शब्द लें तो राहुल गांधी ने संवाद का नवाचार किया है, संवाद का इनोवेशन किया है हर तबके के साथ, छात्र, युवा, कामगार के अलग अलग वर्ग, किसान, मजदूर और आधी आबादी। आपने जो 4 जिक्र किया, 4 चैप्टर जो राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज का ये किए। पहला चैप्टर आपने बहुत सही बताया, पेपर लीक, जो कि इस देश की का यथार्थ है। और दूसरा जो था उसके नतीजे, जो बुरे नतीजे भुगतने पड़े, जिसमें सुसाइड हो रहे थे, उस पर फोकस हुआ। लेकिन तीसरा और चौथा में एक सिमिलैरिटी है। तीसरा, स्त्री पुरुष सब मिला के युवाओं के रोजगार और भविष्य का सवाल था, प्रयागराज जी। और उसके बाद जो चौथा चैप्टर आया उसमें उन्होंने एक फोकस किया आधी आबादी पर। और आधी आबादी को इसलिए फोकस किया कि जो बाकी आधी आबादी है यानी पुरुष वाली, उससे इस आधी आबादी महिलाओं की समस्याएं कुछ ज्यादा है, अतिरिक्त है, और वो सामाजिक भी है, धार्मिक भी है और राजनीतिक भी बोलेंगे जब प्रतिनिधित्व का सवाल आता है, और हर तरह से शैक्षणिक भी है। तो उसको राहुल गांधी ने
खोल करके एकदम सफाई के साथ रख दिया। और अब आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी अब किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी हिस्से में बात करने जुटेंगे तो जन सैलाब इसी तरीके से आएगा। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में कम और किसी क्षेत्र में ज्यादा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो लोगों में जागरूकता का जो गर्म पानी चढ़ा है, वो जागरूकता पूरे एक समान रूप से देश में बन रही है। और सत्ताधारी दल को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिकार कैसे करें। आधी आबादी राहुल गांधी से अट्रैक्ट है, वैचारिक रूप से और उनके लीडरशिप के साथ में आकर्षित है, जुड़ी हुई है, उम्मीद के साथ जुड़ी। और ये उम्मीद इसको तोड़ने के लिए परंपरागत रूप से जैसे आरक्षण का सवाल लेकर आया, हास्यास्पद है। इससे काउंटर नहीं होता राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी पितृसत्तात्मक समाज को उठा रहे हैं की बात को, या एक टाइम की कैसे महिलाओं के खिलाफ है, टाइम की पाबंदियां हैं उसको बोल रहे हैं, या जो कुछ भी बता रहे हो महिलाएं फील कर रही हैं कि हाँ ये है हमारे साथ, और इससे अगर हम नहीं उभरेंगे तो हम आगे क्या करेंगे। और महिलाएं जो अपने एक्सपीरियंस बता रही हैं, वो एक्सपीरियंस राहुल गांधी के सैद्धांतिक जो बातें हैं उनसे जेल करती हैं, उनसे मिलती हैं। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए और राहुल गांधी का लीडरशिप इसलिए ज्यादा व्यापक और सर्व स्वीकार्य होता चला जा रहा है। और ये जमीन कितनी तेजी से बीजेपी की खिसकी है और खिसक रही है, इसका अंदाजा उनको है ही नहीं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी तेजी से उनकी जमीन खिसक चुकी है। तो ये जो राहुल गांधी ने किया है, ये दरअसल उन्होंने नवाचार किया है, फैक्ट्स को रखा है, इसके अलावा आज के जो टेक्नोलॉजीज है उसके साथ रखा है। किसी नेता को आपने इस तरह से डेमो देते हुए, प्रदर्शन बात करते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 से पहले, तो उस समय इन्होंने पूरे देश में बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन में और एक साथ चुनाव प्रचार, झूठ प्रचार, यानी टेक्निक का इस्तेमाल, चुनाव प्रबंधन का इस्तेमाल, वो सारा कुछ किया था जिसको समझने में टाइम लगा। उसका काउंटर राहुल गांधी ने बहुत मेहनत से किया और इंटरेक्शन से किया, जिस बारे में हम बोल चुके हैं। और उस इंटरेक्शंस को अब टेक्नोलॉजी के जरिए, सिद्धांत के जरिए, विचार के जरिए और अलग अलग समूहों से कैसे इंटरेक्ट करें, उनकी समस्याओं को कैसे हम रखें, इस रूप में उन्होंने जोड़ा है। देखिए, समाज सुधारक तो देश में बहुत हुए, लेकिन समाज सुधारक राजनीतिक रूप से सफल नहीं हुए। उसी तरह से राजनीतिज्ञ भी बहुत हुए, लेकिन वो समाज सुधारक नहीं बन पाए या आंशिक रूप में बन पाए। एकदम से कहना सही गलत हो जाएगा। मान लीजिए ये आपको महात्मा गांधी, उन्होंने भी समाज सुधार का काम किया, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। बाबा साहब अम्बेडकर राजनीतिक रूप से तब उतने सफल नहीं हुए जितने अब मृत्यु के बाद उनके विचार सफल हो रहे हैं, जो उन्होंने सामाजिक तौर पर काम किया। लेकिन राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन के तौर पर, जो कि एक समाज सुधारक के तौर पर खड़े हो रहे हैं, एक पॉलिटिशियन जो समाज सुधारक का काम कर रहा है, ये इसका एक कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन दुर्लभ है। ये कॉम्बिनेशन ये आपको नेल्सन मंडेला में दिखता है, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी में दिखता है, लेकिन राहुल गांधी उनसे कहीं ऊपर आ गए हैं। ये हम कहना चाह रहे हैं। इनका स्टेचर उनसे बड़ा हो गया है। आने वाले, बोलने में विवाद हो सकता है, गांधी से तुलना कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला से कर रहे हैं, मैं तो नवाचार की तुलना कर रहा हूं, जो इनोवेशन कर रहे हैं उसकी तुलना कर रहा हूं। और इस वजह से राहुल गांधी का स्टेचर बड़ा और क्रमशः बड़ा होता चला जा रहा है। इसकी काट कैसे करें? क्या समाज सुधार के साथ जुड़ जाएं या पैरेलल कोई समाज सुधार लेकर आए? बीजेपी और आरएसएस को समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि उनकी सोच जो है उसी पर तो हमला हुआ है। वो अपने आप करेक्शन कर ही नहीं सकते, जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि वो मनुवादी संस्कृति को अडॉप्ट किए हुए हैं। वो पुरुष सत्तात्मक समाज को मानते हैं, उसको जीते हैं। और इसी वजह से अब देखिए, वो सिया राम बोलने के बजाय जय श्री राम, ये क्या है? जो हमारे समाज में सिया राम का रहा, उसकी जगह पे इन्होंने जय श्री राम ला दिया।
उनके हर आचार व्यवहार में दिखता है कि ये स्त्री विरोधी रहे हैं। लेकिन नारों के क्रम में देखिए, वोट लेना बहुत आसान है। आपने बहुत सही कहा कि लाभार्थी बनाकर महिलाओं से आप वोट तो ले सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उनको सशक्त नहीं कर सकते। उनके वोट के लिए आप उनको जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी वोट के लिए तो जोड़ ही नहीं रहे हैं। उनको पता है वोट तो खुद मिल जाएगा, दौड़ के आएगा वोट। जब हमारे पास समर्थन होगा लोगों का तो वोट कहां जाना है। तो इन्होंने एकदम नई राजनीति शुरू की। वोट के लिए हम नहीं आ रहे हैं, हम तो समर्थन और समर्थन आपको देने आ रहे हैं। आपका समर्थन तो हमें अपने आप मिलेगा। और आज कह रही है ना, जैसे राहुल गांधी ने कहा भी, एक बच्ची जो बता रही थी कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कराना पड़ता है जब हम 1 महीने के बाद लौटते हैं। तो राहुल गांधी ने उनको, और उससे पहले उन्होंने कहा कि होश उड़ जाएंगे जब आप मेरी बात सुनेंगे। बच्ची ने कहा राहुल गांधी को कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सही में ये होश उड़ने वाली खबर थी। मगर राहुल गांधी ने कहा आप हमें बुलाइए तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो ये जो समर्थन है, महिलाओं से आप बात सुनिए तो उनका यही कहना है कि जो समर्थन आज हमें राहुल गांधी के रूप में दिख रहा है, को मेरे साथ खड़े हैं, हमारे कॉज के साथ खड़े हैं, इस बात का हमेशा से अभाव रहा और इसीलिए राहुल गांधी उनके लिए हीरो हैं। तो ये बात आज मतलब ये समझिए कि हमने तो अपने जीवन में इस तरह से किसी नेता को जनता के साथ इस तरह से जुड़ते हुए देखा ही नहीं। कोई पॉपुलर तो बहुत नेता हुए, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का ऐसा आधार जो राहुल गांधी ने बनाया है, ये अद्भुत है और हमने कभी नहीं देखा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा ये जो सब कुछ चल रहा है और इसमें भी इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का उदाहरण शायद पहले कभी देखा नहीं गया। लेकिन क्या इसे पॉलिटिकल मूव के रूप में देखा जाए? स्वामी जी, क्या राहुल गांधी का ये एक, भले कहते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है, कल भी उन्होंने पॉलिटिक्स की बातें नहीं की, सिर्फ और सिर्फ जो जंतर मंतर का संदर्भ था महिलाओं की बात थी। और वहाँ उन्होंने, जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, खट्टर और इन लोगों के जो बयान सुनाए दिखाए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। जो है महिलाओं के पितृसत्तात्मक समाज से लेकर तमाम बातों, उनकी सुरक्षा, सबका जिक्र उन्होंने किया। क्या इसे पॉलिटिकल मूव माना जाए? देखिए राजीव, वास्तविकता यह है, हमारे देश को चाहिए स्टेट्समैन, हमारे देश को नहीं चाहिए पॉलिटिशियन। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्टेट्समैन थे, सरदार पटेल एक स्टेट्समैन थे। वो आगे 50 साल की बात सोचा करते थे कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा। हमारे देश को, अच्छा, समाज सुधारक, अब आप देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, ये लोग समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज को बदल दिया क्योंकि ये राष्ट्रभक्त थे और ये जानते थे कि सती प्रथा, इस प्रकार की चीजें देश को पीछे ले जा रही हैं। बड़ा, इनकी भी बड़ी निंदा हुई थी। और आपको ये भी पता है कि जो सावित्री बाई फुले थी, वो जो रास्ते पे चल रही थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने सावित्री बाई फुले को अपना आदर्श मान लिया है। आपको पता है, महाराष्ट्र की धरती से ही सावित्री बाई फुले ने अपना आंदोलन शुरू किया था। और उन्होंने, भाई ज्योतिबाई फुले और सावित्री बाई फुले, ये दोनों ने जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने वाली ये सावित्री बाई फुले जी थी। इसका मतलब, अच्छा, उनके ऊपर गोबर फेंका गया था, उनका बड़ा विरोध हुआ था। देखिए, राहुल गांधी उस रास्ते पे चल रहे हैं जिससे हमारे देश का उद्धार हो। हमारे देश को एक स्टेट्समैन चाहिए जो हमारी अगली, अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी इज ए प्योर पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिशियन हैं, ये राजनीतिज्ञ हैं, ये चाहते हैं इलेक्शन जीते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अमित शाह जहां भी इलेक्शन होने वाला होता है वह 40 दिन जाके जम जाते हैं। हमें चाहिए राष्ट्र सुधारक, हमें चाहिए भारत माता को मजबूत करने वाला आदमी। इलेक्शन कोई जीते, हमें अंतर नहीं पड़ता, हम गैर राजनीतिक लोग हैं। तो हमारे देश के लिए ये 50% जो जनसंख्या है, और राहुल गांधी ने बात बिल्कुल सही, बिल्कुल, मैं बहुत दिनों से इस पे बिल्कुल इसका बहुत बड़ा समर्थक हूं। देखिए, विश्व में राजीव जी कोई भी ऐसा देश नहीं है भारत के अलावा जहां पॉपुलेशन बढ़ रही हो। और आपको पता होगा, चीन में, जापान में, यूरोप में ये समस्या पैदा हो गई है कि 80-90 साल के लोग ज्यादा दिखाई पड़ते हैं और बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। आप विदेश चले जाइए, यूरोप चले जाइए,
आपको प्राम में टहलते हुए बच्चे नहीं दिखाई पड़ेंगे, माँ बाप प्राम में टहलाते हुए बच्चे नहीं दिखाई पड़ेंगे। 90-90 साल के पुरुष जो हैं वो लाठी टेकते हुए जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। कारण क्या है? उनके यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं ग्रोथ हो रही है, बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते वहां के लोग। इसलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं, वो कहते हैं भाई 2 बच्चे पैदा करोगे तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, 3 बच्चे दोगे तुम्हें इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। और यही बात चीन ने भी रियलाइज कर लिया कि आज उनकी पॉपुलेशन जो है ओल्ड हो गई है। इसको हम भर सकते थे पूरे विश्व को, हम रोजगार, अगर हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधार लिया होता। और यही वही टाइम है जो पिछले 12 साल में हमारा व्यतीत हुआ है। ये 25-30 साल हमारे देश के लिए गोल्डन पीरियड हैं। 12 साल उसमें निकल गए हैं, अभी 10-12 साल बाकी हैं। वरना यही जनसंख्या जो आज के तारीख में 40-50 साल की है, ये 60-70 साल की होगी। लॉन्गिटी बढ़ती जा रही है, जीवन की मृत्यु दर कम होती जा रही है, जन्म दर भारत के अंदर केवल बढ़ रही है। तो अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए, जो आज के तारीख में बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर लोग भारत से हाथ जोड़ के कहेंगे अपने क्वालिफाइड लोगों को हमारे यहाँ भेजिए, हमारे यहाँ काम करने वाले नहीं है। लेकिन उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लिए इंडस्ट्री में। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 12 साल में राष्ट्रीय सेठ को सरकारी संपत्ति देने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं उनके लिए भारत माता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस देश की महिलाओं को सम्मान मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ये दिखा रहे हैं पॉलिटिक्स में उनको क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं उनका, लेकिन एक समाज सुधारक के रूप में और देश के हित में जो आज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी देश की जनता उनके जो भावना है उसको समझें और ये समझें कि हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो देश के भविष्य के बारे में सोचे और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करे, तो पॉलिटिकल लाभ उनको ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए। अब ये बात डिपेंड करती है हमारे पे, हमारे अंदर समझदारी है या हमारे अंदर समझदारी नहीं है। हम धर्म के जलदल में फंसना चाहते हैं या देश को आगे ले जाना चाहते हैं? अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं, राहुल गांधी के रास्ते पे देश को चलना ही होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, राहुल गांधी के रास्ते पर देश को चलना होगा। राहुल गांधी यहाँ, लेकिन राहुल गांधी कैसे फंसा रहे हैं? राहुल गांधी ने इस मुद्दे को आगे लाकर, और जैसे 4 चैप्टर इनके हो गए, जिसका जिक्र अभी प्रेम कुमार जी भी कर रहे थे। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। ये चैप्टर अगर बढ़ते गए और इसी ढंग से राहुल गांधी और कुछ कार्यक्रम कर लिए और करेंगे ही, छात्रों की गूंज खत्म नहीं हुआ है कि पुणे में जाके हमने इसका समापन कर दिया। अभी तो 800 करना है, जो CWC की बैठक में 800 ऐसे कार्यक्रम अगर हो गए और राहुल गांधी ने उसमें से 100 कार्यक्रमों में हिस्सा ले लिया, तब क्या होगा? लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल तक भी नरेंद्र मोदी, अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये उस दिशा में बढ़ता हुआ कितना कदम दिखाई देता है। और दूसरी महत्वपूर्ण, कुर्सी रहे जाए, इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि समाज में परिवर्तन, सामाजिक तौर पर इसको, और एक जो डर, क्योंकि इसको थोड़ा बैक चलें प्रशांत जी, आप तो उसका हिस्सा भी रहे, भारत जोड़ो यात्रा में आप राहुल गांधी के साथ आप चले भी थे, कदमताल आपने किया था। ज़रा समझना चाहता हूँ कि उस समय भी एक नारा आया था, डरो मत का नारा, और ये जंतर मंतर पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने उसका प्रभाव देखा। क्या समाज में, और जो स्वामी जी अभी कह रहे थे कि आज से 25-30 साल बाद जो एक एरा, एक समय होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में राहुल गांधी ने क्या अब पिछले यानी 2022 के भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक जो आगे बढ़ता हुआ उनका जो सियासी कदम है, उसको आप कैसे देखते हैं प्रशांत जी? और क्या यहीं से नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियां और बढ़ जाती हैं? क्या यहीं से अमित शाह के लिए परेशानियां और बढ़ जाती हैं कि संसद में आना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है? हमको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या है जी। अब धीमे धीमे वो अनफोल्ड हो रही है। हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किए थे, सीरीज की थी, और हमने उसमें समझाने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की दिशा क्या है। हमको खुशी है राजीव जी कि जो हम लोगों ने बातें की थी उसी तरफ चीजें बढ़ गई, यानी कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स का जो जिसको कहें कि फ्लो चार्ट है, जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग को हम लोगों ने समझने की कुछ कोशिश की थी, जिसको मैं अभी रिपीट करूंगा। लेकिन उसके पहले जरा नरेंद्र मोदी को हम समझें पहले कि देखिए, अभी आपने जिक्र किया डर का।
नरेंद्र मोदी की पूरी सत्ता का केंद्र डर है। नागरिकों में डर, लाठी चलवा देंगे, पैलेट गन से मारेंगे, केसेस लाद देंगे पुलिस में, आप मुकदमे लड़ते रहोगे। एक तो ये डर है। दूसरा डर उनका काम आता है उद्योगपतियों के ऊपर कि ईडी और सीबीआई भेज देंगे आपको हम। तीसरा डर उनका जो है काम आता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि ईडी लगा के पॉलिटिकल पार्टियां आपकी तोड़ देंगे। चौथा डर इन्होंने अभी इजाद किया सिविल सोसाइटी के ऊपर कि एफसीआरए बंद कर देंगे। तो ये तमाम तरीके के डर पैदा करते हैं वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए। उनको कॉर्पोरेट की मदद चाहिए, तो अब कॉर्पोरेट उनको इसलिए नहीं उनको मदद कर रहा है, उनको टिकाए हुए सत्ता में, कि उनको बड़ा पसंद कर रहा है, लेकिन वो डर, इनकम टैक्स का डर, ईडी का डर, जेल में डाल देंगे, ये डर। और ये डर की सत्ता में एक और दूसरा जो एलिमेंट जो कमजोरी बीजेपी की बन गई है, जहां से राहुल गांधी बाहर निकल गए हैं, कांग्रेस को बाहर निकाल दिया है, और बहुत दबाव राजीव जी आता है। कई बार जो चुनाव के विश्लेषण होते हैं, थोड़ी सी भूमिका हम रख दें कि जो बहुत से विश्लेषण आते हैं हमारे यहाँ, बार बार एक बात आपने सुनी होगी कि कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट बड़ा कमजोर है, ग्राउंड वर्कर बड़ा कमजोर है। कांग्रेस कैंपेन बड़ा अच्छा करती है, लेकिन बूथ में हार जाती है। और आपने ये भी गौर किया होगा, कई साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, कि मैं कभी ये बूथ मैनेजमेंट की बात नहीं करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा काम सामाजिक परिवर्तन है। भारत के संविधान को लागू करना पॉलिटिकल पार्टी का काम है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी, मोदी और अमित शाह ने क्या किया है कि बीजेपी को चुनाव लड़ने की मशीन बना दिया है, और वो चुनाव लड़ने की और सारी उनकी नीतियां, अभी आपने जैसे लाड़की बहना या महिलाओं को आप पैसा दे दो, ये योजना घोषित कर दो, वो योजना, सारी योजनाओं का केंद्र जो है वो बूथ मैनेजमेंट पे है। जी। अच्छा लग सकता है, मतलब उसमें सफलता मिल रही है तो हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये बहुत मुफीद नहीं होगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी को भी सीखना चाहिए कि कांग्रेस 140 साल की पार्टी कैसे है। तो ये कमजोरी बीजेपी के अंदर आ गई है कि एक तो उनका मोदी और अमित शाह के अलावा कोई और लीडरशिप नहीं है। नंबर 10 से शुरू होती किसी की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात कि वो चुनाव लड़ने की मशीन बन गई है। अब जरा राहुल गांधी को हम देखें कि राहुल गांधी यहाँ पे कहाँ कैसे अलग ठहरते हैं। राहुल गांधी बीजेपी के किसी भी एजेंडा को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आप करते रहें अपने एजेंडा पे, हिंदू मुसलमान जो भी आप लाते रहें, करते रहें, राहुल गांधी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के 3 आधार हैं जो अभी हमको दिखाई दे रहे हैं। एक उनका है जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, पॉलिटिक्स और रेजिस्टेंस जी। और बाकी 2 उनके पिलर्स जनता के बीच में हैं, डेमोक्रेसी के साथ हैं, लोगों के साथ है, जिसमें कि कल हमने पुणे में देखा। तो जो सोशल जस्टिस है, और अभी तक हम सोशल जस्टिस को दलित, ओबीसी, ट्राइबल के पैमाने पर देख रहे थे, लेकिन अब उसमें राहुल गांधी ने एक बड़ा एलिमेंट जोड़ा, विमेन का भी। तब सोशल जस्टिस जो है वो एक प्लैंक है जिसमें आर्थिक नीतियां हैं वगैरह सब कुछ है। दूसरा उनका प्लैंक है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, जो यूथ को एड्रेस कर रहे हैं। इसमें कहीं बीजेपी नहीं है, वो बीजेपी को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। वो यूथ से इंगेज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को फोकस करके। उनके सारे इंगेजमेंट, चाहे वो ऑटो वालों से हो, चाहे वो कुलियों से हो, चाहे वो सब्जी वाले से हो, चाहे वो कोचिंग के छात्रों से हो, गीग वर्कर से हो, पुणे में हो, इलाहाबाद में हो, कई जगह कोटा में हो, सारा का फोकस जो है देहरादून में हो,
फोकस एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह या बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, उनका जो तीसरा एलिमेंट है वो इम्पोर्टेंट है और उसी से वो डील कर रहे हैं। वो है पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसमें अब वो डायरेक्ट एक्शन पे हैं। अभी आपने कहा उन्होंने मोदी अमित शाह को पार्लियामेंट में नहीं आने दिया, नहीं आ पाए। वो प्रधानमंत्री घर के सामने धरने बैठ गए, वो पुलिस थाने पर धरने बैठ गए, FIR करवा दी। तो मोदी और अमित शाह को वो इस डायरेक्ट एक्शन और जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर, उससे डील कर रहे हैं। जो उनके बाकी दो प्लैंक हैं, सोशल जस्टिस और यूथ, उसमें कहीं बीजेपी नहीं है। और तीसरा उनका प्लैंक है कि वो बीजेपी की किसी भी चीज पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आप लगाते रहे, वो नाक फुला के जो आते हैं नेताजी बीजेपी के, वो बात करते हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो या कोई और हो, तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। इसका कोई तोड़ बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है। उनके पास एक ही उनका कि ज्ञानेश कुमार उनके साथ है, SIR करा के वोटर हटा देंगे और वो कर देंगे, चुनाव रिग कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अब स्थिति वापस जंतर मंतर से जो आगे बढ़ गई है, वो अब घड़ी वापस नहीं घूमने वाली है और अब नंबर गेम है ही नहीं। पार्लियामेंट में आपके पास कितने लोग हैं उसका कोई मतलब अब नहीं बचा है। अब पॉलिटिक्स जो है वो जंतर मंतर के बाद की जो पॉलिटिक्स है वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कंट्रोल में नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद एक पॉडकास्ट देखिए अभिषेक सिंघवी जी के साथ, और उसमें बहुत कुछ विस्तार से, और जंतर मंतर के लिए जो कमेटी बनाई गई है, 5 जजों की कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें जस्टिस सुभाष रेड्डी हैं, बहुत कुछ उस कमेटी के बारे में। और क्या अभिषेक सिंघवी देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 5वीं बार राज्यसभा सांसद हैं। सवाल ये है कि क्या वो भी दिमागी नक्सल हैं, ये भी समझेंगे। और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स क्या है, सब कुछ इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ज़रूर देखिएगा। आप लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं, ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ज़रा जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, चर्चा हम कर रहे हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और धमाकेदार गेम प्लान की बात हम कर रहे हैं, और साथ में कैसे नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से मंडराता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी अभी बहुत शानदार विश्लेषण कर रहे थे, जिसमें बता रहे थे कि आखिर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स क्या है और उनका जो प्लान है वो क्या है, कैसे राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाया है, और उस गेम प्लान में कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी खासकर उनकी पार्टी फंसती जा रही है। जेन ज़ी का जिक्र अब बार बार आ रहा है प्रेम कुमार जी। इनकी नई पार्टी, नई टीम जो है नितिन नवीन की, उसमें नितिन नवीन को और स्मृति ईरानी को जेन ज़ी को लुभाने का जिम्मा दिया गया है। शुरुआत में कह चुका हूँ, आप जब माफ़ करने की बारी आएगी, तब जब माफ़ी मांगने की बारी आएगी, तब आप कहेंगे कि चलो हमने माफ़ कर दिया, तो फिर कैसे? और उसके बाद आपके मीडिया के लोग, जिसको आपने गोद में बैठा के रखा है, वो इन्हीं जेन ज़ी के, जिन्होंने अभी दुनिया को देखा भी नहीं ठीक से, जो अपनी पढ़ाई लिखाई और तमाम झंझावतों में से घिरे हुए हैं जो बच्चे, उनको आप रोस्ट कर रहे हैं, उनको आप ट्रोल कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर कैसे ये देश और कैसे ये जेन ज़ी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ये बहुत सारे, क्या ऐसा नहीं लगता प्रेम कुमार जी कि बहुत सारे मुद्दे अचानक, होता नहीं है, मार पड़ रही है, ओले भी गिर रहे हैं, छोटे बड़े हर तरह के, और झमाझम बारिश भी होने लगी, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ यहाँ होता हुआ दिखाई देता है क्या? उससे पहले ज़रा ये जो विजुअल देख रहे हैं हम, ज़रा इसको चाहता हूँ कि इसको वॉइस के साथ ले आइए। उसी में से एक ये भी बहुत बड़ा, आज तक राहुल गांधी ने, और ये दीदी और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसका जिक्र कभी नहीं किया था, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़रा इसको, और गाली देना कल्चरल शॉक है, ज़रा इसको सुन लेते हैं, और सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास सुनिए ज़रा।
मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो मेरा सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। ऐसा नहीं लगता प्रेम कुमार जी कि एक बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी, अघोषित रूप से ही सही, हालांकि घोषित रूप से कह सकते हैं, डर मिटा देना चाहिए। आखिरी सेंटेंस आपने सुना होगा, ये जो डर है आपके दिल में उसको मिटा देना चाहिए। अभी प्रशांत जी कह रहे थे राहुल गांधी उस डर को मिटाने की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट जो है वो वही डर है कि डर में रखो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके बीच, समाज में, सब तरफ ये डर कायम रहे, सत्ता कायम रहेगी। प्रेम कुमार जी, राजीव जी, राहुल गांधी ने अपनी राजनीति की दिशा को हमेशा वैचारिक धरातल पर दक्षिणपंथी सोच के समांतर और कुछ इवेल्युएट करते हुए, कुछ नया करते हुए रखा। देखिए, राहुल गांधी, जब हमें याद आता है, हम लोग कई बार ऐसी बात सुनते रहे कि राहुल गांधी को आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, और ये बात कांग्रेस खेमे से कही जाती थी। तो ठीक है, मोदी के खिलाफ बोलिए, आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। एक समय था जब ऐसे बोला जाता, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, जैसे आपने डर की बात कही, एक की राजनीति डराने वाली है और दूसरे की राजनीति डर को खत्म करने वाली है। लंबे समय तक देश के राजनीतिक वर्चस्व में देखें तो दक्षिणपंथी सोच हाशिए पर थी, कभी वो सामने नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस की सियासत डराने वाली नहीं थी, और जो डराने वाली सियासत रही है उसको भारतीय जनता ने हमेशा दूर रखा। लेकिन बीते दौर में एक समय आया जब झूठ का आडंबर शुरू हुआ, विश्व गुरु और जो नॉन बायोलॉजिकल जैसे टर्म्स आए, उसके इर्द गिर्द औरा खड़ा किया गया, और जो संघ की सोच है, पितृसत्तात्मक, महिला विरोधी, रूढ़िवादी, उस सोच के और छद्म राष्ट्रवाद, इन सोच के दायरे में या उसके इर्द गिर्द बीजेपी की सत्ता खड़ी होनी शुरू हुई और बहुत मजबूत हुई। और उस मजबूती का जो कारण था, जो अनैतिक कारण जो होते हैं, अवैधानिक या असंवैधानिक कारण जो होते हैं, कि संवैधानिक संस्थानों को कब्जा कर लो, विधायकों को खरीद लो, उम्मीदवार जो लड़ना चाहते हैं उसी को खरीद लो, किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष को ही खरीद लो, किसी पार्टी का स्टेट हेड को ही खरीद लो, एमएलए खरीद लो, एमपी खरीद लो, सरकार खरीद। इन सारी चीजों के साथ अपनी ताकत का जो विस्तार करती गई सरकार, तो ये ताकत तो बढ़ती गई, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। बहुत ताकतवर सरकार आई, इसके पास पैसे की भी कोई नहीं कमी नहीं है, 10-12 हजार करोड़ की मालकिन है बीजेपी आज। तो ये सारी चीजें हुई, मगर इसके साथ साथ ये सब किसकी कीमत पर हुई? जनता की कीमत पर हुई, उनके अधिकार, उनके भविष्य, उनकी कीमत पर। तो जनता को ये समझने में टाइम लग रहा था किस लिए ऐसा हो रहा है। अडानी या कुछ एक
उद्योगपति के इर्द गिर्द सारी चीजें जा रही हैं और इधर बेरोजगारी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो रहा है, छोटे कारोबारी नष्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही थी। राहुल गांधी ने पहले तो इन बातों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बात समझा नहीं पाए, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने इंटरैक्शंस का दौर चलाया, संघ और बीजेपी की विचारों को का पर्दाफाश करना शुरू किया, तो चीजें पलटने लगी। डर के जवाब में डरो मत, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना होगा। चुनाव चोरी पर तो वो लगातार बोले, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं गई। तो इसका कारण अब समझ में आ, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और पॉलिटिकल अवेयरनेस अगर सैद्धांतिक विचारों के साथ हो और व्यवहारिक धरातल पर जो पीड़ित बनाया गया है जनता को, उसके साथ हो, इवन दिखाया जा रहा है कि लाभार्थी हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम लोक लुभावन चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो सब वोट और सत्ता के लिए कर रहे हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, जिसकी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर। तो ये बातें जब राहुल गांधी समझाने में कामयाब हो रहे हैं, ये पेपर लीक हो रहा है और वो नहीं रोक पा रहे, ये सेना के पर्दे में छिपने गए, हम एयरपोर्ट से क्वेश्चन पेपर बांटेंगे और तमाम चीजें करें, फिर भी नहीं रोक पा रहे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार का सिस्टम। आज इनके हाथों जो भी काम हो रहा है, सरकारी काम, हजारों करोड़ के काम हो रहे हैं, लेकिन सबका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और वहां आसपास पूरा भ्रष्टाचार दिखता है। बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं, वहां भ्रष्टाचार दिखता है। कि ये सारी चीजें भी समांतर ढंग से हुई। तो राहुल गांधी ने जब जागरूकता पैदा करना शुरू किया कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी और हमें जो हिंदुस्तान का की जो तासीर है उसको जिंदा करना पड़ेगा, महिलाओं को सशक्त करना होगा, ये सारी चीजें जब उन्होंने बुनना शुरू किया जनता के बीच, तो उसके प्रतिफल देखने को मिलने शुरू हुए। अब जब जमीन तैयार हो रही है, वैचारिक जमीन, जो आरएसएस बीजेपी के समांतर ये जमीन है, उनकी पोल खोलते हुए है, उनके फेल्योर जो सिस्टम है उसको बताते हुए है, तब ये चीजें बदलनी शुरू हो चुकी हैं। तो राहुल गांधी इसी मायने में आज सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जो इनकी भाई ग्लोबल छवि कैसे बनती है, जब ये वैचारिकी समांतर रूप से मजबूत नहीं होगी तो दुनिया को जो ये समझाएंगे वो दुनिया समझ रही है। दुनिया समझ करके भी यहाँ इंडिया के लोगों को तो बोलने नहीं आ पा रही है। तो भारत के लोग तो वही जान रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है, लेकिन अब समझ में आया ये डंकापति है, इनका तो ढोल फट चुका है। ये जाकर के ऐसे ऐसे पुरस्कार ग्रहण कर लेते हैं जो पहली बार दिया गया होता है, उसके बाद न भूत न भविष्यति, न पहले किसी को मिला न आगे किसी को मिलेगा, ऐसा ऐसा पुरस्कार लेते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। अब राहुल गांधी ने एक उम्मीद बांधी है, ऐसी उम्मीद, बिना उम्मीद के सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद बांधी है कि ये जो सिस्टम है ये आपको लेकर चलने वाला सिस्टम नहीं, और हम जो सिस्टम आपको बता रहे हैं ये जिसमें जनता की भागीदारी होगी, महिला का सशक्तिकरण होगा, और ज्यादातर जो कुछ एक लोग जो कब्जा किए हुए सिस्टम पर, उस व्यवस्था को तोड़ना होगा। यहाँ से उम्मीद पैदा हो रही है कि पेपर लीक के खिलाफ, रोजगार का भविष्य, युवा कैसे सशक्त होंगे, महिलाएं कैसे सशक्त होंगी। तो ये उम्मीद से जब से राहुल गांधी जोड़ने में कामयाब रहे हैं और वैचारिक धरातल पर वो ज्यादा मजबूती से आ रहे हैं, तो बीजेपी अपने आप उसका जवाब नहीं दे पा रही है। अब बताइए ना, कौन सा नैरेटिव है जो राहुल गांधी के अभी बनाए जा रहे नैरेटिव के समांतर खड़ा हो सकता है? ये नैरेटिव खड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी कर ही नहीं पा रही है। ये उनका फेल्योर है और राहुल गांधी की व्यापक सफलता का संकेत है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पे हम बात कर रहे हैं, गेम प्लान पे बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का गेम प्लान तो हम पिछले 12 साल से देख ही रहे हैं और उस पर खूब चर्चा हुई। कई मीडिया गोद में बैठ गए, मीडिया वाले गेम प्लान में साथ देते हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि राहुल गांधी कल
महिलाओं के सशक्तिकरण पर उन्होंने ये पूरा का पूरा छात्रों की गूंज अगर देखा जाए एक शब्द में तो ये महिलाओं की के सशक्तिकरण की बात उन्होंने कही। एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। क्या यहाँ पर अब राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं? सत्ता किसी के पास हो, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के पास है। क्योंकि मॉनसून सेशन से लेकर अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं उसमें घटनाक्रम रोज बदलते हुए देख रहे हैं। 21 जुलाई, ये अगस्त चल रहा, 21 जुलाई को राहुल गांधी अचानक पहुंच जाते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री आवास, और वहां धरना देते हैं। 21 अगस्त को राहुल गांधी सीधा पहुंच जाते हैं, ठीक एक महीने बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी सीधा पहुंच जाते हैं संसद मार्ग थाने, वहां धरना देते हैं। न 21 जुलाई को धरना देने जा रहे हैं किसी को पता होता है, ना ही 21 अगस्त को पता होता है। मैंने आज पॉडकास्ट में पूछा अभिषेक सिंघवी साहब से, आपको पता था? उन्होंने बोला नहीं। मैं बोला लेकिन जब एक जगह फंसे, एक जगह कुछ बातचीत कहा सुनी चल रही थी अंदर, वो वीडियो वायरल है। राहुल गांधी ने कहा कि सिंघवी जी को फ़ोन लगाओ, काफ़ी वायरल है। तो सिंघवी जी को पता कैसे नहीं था? नहीं था पता नहीं था। आप लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट में अभी थोड़ी देर बाद, इसी कार्यक्रम के बाद। तो यहाँ पर 21 जुलाई, 21 अगस्त और 21 जुलाई के बाद 4 दिन बाद 25 जुलाई को इस्तीफा देते हैं देश के गृह मंत्री। हालांकि आज 23 जुलाई है, कोई इस्तीफा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, कोई ऐसा एजिटेशन भी नहीं चल रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की इस सियासत में धीरे धीरे, और जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एक ये भी है, इस चीज़ को भी हम लोग लेके चले अपने विश्लेषण में कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप पहले से उनके अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि महिलाओं पर केंद्रित होगा हमारा ये कार्यक्रम, ये पहले से उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, इसका अनुमान था क्या आपको? राजीव जी, इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी में रिस्क लेने की क्षमता है और रिस्क लेते हैं। और राजनीति व्यापार नहीं है कि जिसमें रिस्क ना लिया जाए। जिसको राजनीति करनी है उसको रिस्क लेना सीखना होगा, और इसीलिए राहुल गांधी ये रिस्क लेते हैं। अचानक से जो 21 जुलाई को पहुंच जाते हैं, अचानक से जो 21 अगस्त को पहुंच जाते हैं, ये सब रिस्क लेते हैं। राहुल गांधी की जो राजनीति है वो सिर्फ चुनावी जोड़ गणित पे आधारित नहीं है। मोदी जी की पूरी राजनीति और बीजेपी की पूरी राजनीति चुनावी जोड़ गणित पे है कि किस तरीके से सरकार बना लें, कहाँ से सांसद तोड़ लें, कहाँ से विधायक तोड़ लें। इसीलिए मुद्दे वहां गायब होते हैं और हिंदू, मुसलमान और ज्ञानेश कुमार के दम पर पूरी पॉलिटिक्स चलती रहती है मोदी जी की, ये भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो रिस्क लेकर राजनीति कर रहे हैं, और यही रिस्क लेकर राजनीति कर रहे हैं कि हमको समाज भी बदलना है, राजनीति भी बदलनी है। तो यानी उनका लक्ष्य बड़ा है। राहुल गांधी की राजनीति को हम नरेंद्र मोदी की राजनीति से तुलना कर ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी का केवल ध्यान इस पर है कि कैसे सरकार में बने रहें, कैसे राज्यों की सत्ता हथियाई जाए, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 2/3 बहुमत जो है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर कर लिया जाए। केवल उनका ध्यान इस पर केंद्रित है। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी समाज को बदलने की राजनीति भी कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति को बदलने की भी कर रहे हैं। राहुल गांधी कई मोर्चों पर एक साथ मोर्चा खोले हुए हैं, कई जगहों पर। राजीव जी, जिस समय महात्मा गांधी ने आजादी का आंदोलन छेड़ा, महात्मा गांधी भी उस समय समाज सुधार के आंदोलन भी चला रहे थे, और कांग्रेस के अंदर भी उनको उसके नुकसान उठाने पड़ते थे, विरोध की आवाजें सुननी पड़ती थी। अछूतोद्धार जो इसको आप कहते हैं, या जो अस्पृश्यता के खिलाफ महात्मा गांधी का आंदोलन था, क्या उसको पूरी कांग्रेस का समर्थन था? इसी तरीके से आज जो राहुल गांधी ने जो सबसे आखिर में जो नारा दिया राजीव जी पूरे घंटे के कार्यक्रम के बाद कि स्मैश पैट्रियटिज्म पैट्रियार्च की, यानी पितृ सत्ता को ध्वस्त करो, तो राजीव जी ये बहुत बड़े जी गुर्दे का काम है ये नारा देना आज के समाज में। पितृ सत्ता का टूटेगी तो परिवार की संस्था पर भी आंच आएगी, क्योंकि बहुत सारी जब परिवार जो टिका हुआ है वो भी पितृ सत्ता के कुछ बनाए हुए नियमों के अंदर बना हुआ है, और उससे भी जुल्म होते हैं। तो राहुल गांधी उस जुल्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि कैसे लड़की अगर जाएगी तो उसके बारे में जो है टाइम हमको देखना है, लेकिन लड़का घर से जाएगा तो वो टाइम हमको नहीं देखना है। ये राजनीति के प्रश्न तो नहीं हो सकते। अगर राहुल गांधी इन प्रश्नों को उठा रहे हैं तो ये समाज को बदलने का प्रश्न भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ
राजनीति बदलने या समाज का प्रश्न नहीं है, सरकार बनाने के प्रश्न नहीं है। राहुल गांधी एक लंबी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ये इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि समाज भी बदले, राजनीति भी बदले और देश भी बदले। और वास्तव में जो आजादी का हमारा आंदोलन के जो लक्ष्य थे, जो आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो आइडिया ऑफ इंडिया केवल लोकतंत्र का ही नहीं था। लोकतंत्र परिवार के अंदर भी लोकतंत्र हो, समाज के अंदर भी लोकतंत्र हो, ये लोकतंत्र लाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कल का जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है राजीव जी, मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक गुणा गणित से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कल जो बातें सारी कही हैं, वो किसी राजनीतिक गुणा गणित के दायरे में नहीं आती हैं। वो सीधे सीधे जो व्यवस्था है उसके ऊपर चोट करती हैं, और व्यवस्था के ऊपर चोट करने का रिस्क सिर्फ सरकार की सत्ता बनाने की राजनीति करने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी निगाह में रहेगा कि अगर मैंने परिवार के ऊपर चोट की, अगर मैंने पितृ सत्ता के ऊपर चोट की, अगर मैंने ये कहा कि लड़कों को जो है छूट मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती है, इसका मेरे वोट बैंक पर असर हो सकता है, अगर ये सब बात उसके दिमाग में रहेगी तो वो समाज बदलने की बात नहीं कर सकता। इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो राजनीति से अलग हटकर समाज और देश दोनों को बदलने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कार्यभार जो राहुल गांधी ने अपने ऊपर लिया है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। किसी मोदी को सरकार से हटाने का, किसी आरएसएस को सरकार से हटाने का, या किसी आरएसएस के सिस्टम्स को ध्वस्त करने का, उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम जो है राहुल गांधी ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लान है और बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ से कैसे आगे की सियासत को लेके जा रहे हैं और कैसे यहाँ नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और पॉडकास्ट की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है। एक विश्लेषक और एक कानूनविद और एक पॉलिटिशियन के हिसाब से इस देश की सियासत किस दिशा में